स्वागत है आपका स्टडी कवच के ब्लॉकबस्टर वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल को शुरू करने से पहले संविधान के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन होता है, संविधान क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए जो नियम उपयोग किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं। दोस्तों भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक अखंड देश है। इसमें विद्यमान सभी क्षेत्र और राज्य अपने मर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 2। दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में कोई राज्य या देश बाहर से आकर जुड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारे सांसद के द्वारा की जा सकती है। अन्यथा किसी और को ये शक्ति नहीं प्राप्त है कि वो किसी और देश या राज्य या क्षेत्र को भारत में ला के जोड़ सके। दोस्तों अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत से कोई राज्य या क्षेत्र अलग नहीं हो सकता, परंतु नए राज्यों का निर्माण या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी राज्य को अलग या भाग को अलग होने का आदेश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 1 में आपने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन नाम दिया जा सकता है, अलग नाम, जैसे अभी प्रयागराज का नाम रखा गया इलाहाबाद से हटाकर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों को अलग करके उनके एक नया नाम दिया जाता है। हमारे पहले 22 राज्य थे, देखिए आज हमारे 22 से ज़्यादा राज्य हो गए हैं। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 4। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद को पावर दिया गया है कि वो राज्य का पुनर्गठन कर सकता है, लेकिन उसके लिए 50% सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं नागरिकता के विषय में। इससे हमें यह पता चलेगा कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है तथा भारत का नागरिक बनने के लिए क्या करना चाहिए। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सिर्फ भारत की नागरिकता के विषय में बताया गया है। दोस्तों भारत में संविधान के सबसे प्रारंभ में नागरिकता 3 बिंदुओं के द्वारा दी जाती थी। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो तथा उस व्यक्ति के माता पिता भी भारतीय हो। तीसरा, संविधान लागू होने से पहले वह परिवार भारत में रह रहा हो, उसके माता पिता के जो परिवार हैं। दोस्तों अब बारी है अनुच्छेद नंबर 6 की। दोस्तों इस अनुच्छेद के अनुसार पाकिस्तान से भारत में आए हुए व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाती है? यदि भारत में ऐसा कोई नागरिक जो भूलवश पाकिस्तान में चला गया हो और वो फिर भारत आना चाहता हो, तो उसे भारत में एक परमिट जारी करना होगा और उसके 6 महीने बाद भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, परमिट जारी होने के 6 महीने बाद वो पाकिस्तान का नागरिक भारत का नागरिकता ले लेगा। दोस्तों अब बात है अनुच्छेद नंबर 7 की। बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय गए लोग यदि वापस भारत आना चाहे तो उसे भारत में एक रजिस्ट्रेशन देना होगा, तब भारत उसे 6 महीने बाद नागरिकता देगी। अब ये नागरिकता भारत को देनी है तो भारत की सरकार डिसाइड करे कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को दे या ना दे। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 8 में बताया गया है कि यदि विदेश में किसी बच्चे का जन्म होता है और उसके माता पिता भारतीय होंगे तो वो बच्चा भी भारतीय होगा, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो और वो चाहे कहीं भी रहता हो।
अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो विदेश में भी रहेगा, लेकिन वो भारतीय ही कहलाएगा, भारत का नागरिक होगा। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 9, यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत देश वापस ले लेगा। और एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को दोस्तों कि किसी भी देश में 5 वर्ष से ज़्यादा रुकने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 10, इस अनुच्छेद में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करेगा तब उसकी नागरिकता समाप्त कर देने का आदेश है। इसलिए दोस्तों, कभी भी देश के कानून के खिलाफ कभी भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी नागरिकता छीनने का डर हो। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 11, नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के गृह मंत्रालय का होगा, किसी और का नहीं। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 12 में यह बताया गया है कि राज्य की परिभाषा के विषय में बताते हैं कि भारत का संविधान यह कहता है कि जिस क्षेत्र का नियम अलग होता है उसे स्टेट का दर्जा दिया जाता है। जैसे एयरपोर्ट के नियम अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम अलग होता है और हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपना नियम कुछ अलग रखता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ऐसे ही बहुत सारे राज्य। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 13 में बताया गया कि हमारा मूल अधिकार किसी और के मूल अधिकार का अगर खंडन करे तो यह घट जाया करते हैं, तथा हमारा अनुच्छेद 13 यह भी बताता है कि पास्ट समय में जो संविधान लागू हुआ था, यदि वह किसी के मूल अधिकारों का खंडन कर रहा हो तो उसे हटा दिया जाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 14 में बताया गया है कि न्यायालय के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एक आम व्यक्ति, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, इस न्यायालय के समक्ष सभी समान है। तो भारत का न्यायालय यह कहता है कि हमारे समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 15 में बताया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान इत्यादि पर भेदभाव नहीं करेगा एवं राज्य महिला एवं बच्चों को एवं पिछड़े हुए वर्गों को विशेष कानून प्रदान करेगा। अनुच्छेद नंबर 16, दोस्तों, इस अनुच्छेद में सरकारी नौकरी के उपलक्ष्य में समानता बताई गई है। कहा गया है कि राज्य सरकारी नौकरियां किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान अथवा निवास पर कोई भेदभाव नहीं करके देगा, परंतु याद रखें सरकार की महिलाओं को एवं पिछड़े वर्गों को आरक्षण देगा। दोस्तों, अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत को आज़ाद कराने में सभी जातियों का योगदान रहा है, इसलिए 17 के अनुसार छुआछूत का व्यवहार भारत में वर्जित किया जाता है। इसको करके कोई व्यक्ति अपने को अलग ना दिखाए, हम सब समान हैं। यदि कोई छुआछूत करते पकड़ा गया तो वह दंडनीय अपराधी है। तो अनुच्छेद 18 में बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा एवं राज्य द्वारा सिर्फ रैंक और सेना को ही उपाधियां दी जाएंगी। रैंक का मतलब जैसे इंजीनियर हो गए, हमारे डॉक्टर हो गए, तो ये पढ़कर बनते हैं, तो रैंक के अनुसार इनको उपाधि दी जाती है डॉक्टर, इंजीनियर की। तथा सेना में हमारे कर्नल, मेजर, इन टाइप के जो होते हैं इनको भी उपाधियां दी जाती है। इन्हीं उपाधियों के अलावा कोई और उपाधि भारत के नागरिक नहीं लेंगे और ना ही स्वीकार करेंगे और ना ही रखेंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई उपाधि स्वीकार करना है किसी और देश का, तो उसे हमारे राष्ट्रपति का आज्ञा लेना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 19 की। दोस्तों, इस अनुच्छेद को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस अनुच्छेद में हमको दिए गए कुछ स्वतंत्रता के विषय में बताया गया। पहले इसमें 7 बिंदुएं थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 6 बचे हैं। तो अब पढ़ते हैं इन बिंदुओं को। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत आता है बोलने की स्वतंत्रता, मौन की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। इसी का फ़ायदा उठाकर मीडिया बोला करती है और
पुतला जलाने की स्वतंत्रता भी हमें इसी में मिलती है और प्रश्न पूछने की तथा उत्तर देने की भी स्वतंत्रता इसी बिंदु पर दी जाती है। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा होता है सभा करने की स्वतंत्रता। हम कहीं भी और किसी भी समय सभा कर सकते हैं, ये हमें सरकार के द्वारा दी गई ये स्वतंत्रता है। ठीक है। और तीसरा बिंदु है हमारा संगठन। हम कोई किसी भी प्रकार का संगठन बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कोई रोक टोक नहीं है। चौथा है संचरण का। तो संचरण में चारों ओर हम घूम सकते हैं। संचरण में होता है घूमना, तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। हमें सरकार के द्वारा कहीं रोका नहीं जाएगा भारत के अंदर। पांचवा है निवास। हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं। हमें सरकार नहीं रोक सकती कि हम कहीं और रहें। दोस्तों, छठवां बिंदु संपत्ति का था, जिसे हटा दिया गया है। अब बचता है सातवां, व्यापार करने का। तो हमें सरकार के द्वारा कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन याद रखिएगा फर्जिए नहीं खोल देंगे। जैसे आपकी डॉक्टरी है तो उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, बाकी आप टीचर और बनिया का दुकान कुछ भी रख सकते हैं, किराना स्टोर, क्योंकि उसमें डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तो जो डिग्री की ज़रूरत होती है उसको खोलने के लिए आपको भाई डिग्री चाहिए। तो आपको सरकार के द्वारा ये दिया गया कि किसी भी प्रकार का व्यापार आप अपनी जीविका चलाने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका है सातवां बिंदु। दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इसे करिए शेयर और करें अपने मनपसंद का कमेंट, जो भी आपकी इच्छा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।